हाय, मैं वैभव चंद्रा। सभी को स्वागत है मेरे इस चैनल जीएस विद वैभव चंद्रा पर। आज हम लोग जो संविधान की शुरुआत की, भारतीय संविधान की, उस संविधान की हम लोग व्याख्या करेंगे। उस संविधान में देखिए, हमने पढ़ाया था, आप लोगों को बताया था कि हमारे संविधान में कुल टोटल 22 भाग हैं। भाग कितने हैं? 22 भाग। इन 22 भागों को बांटा गया है 395 अनुच्छेदों में। तो ये भाग स्टार्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास से। और फिर उसके बाद 12 अनुसूचियां हैं। इसी अनुसूचियों को आज हम लोग पढ़ेंगे और एक ही वीडियो में इसको ख़त्म कर देंगे। थोड़ा सा ट्रिक भी अपनाएंगे याद करने का, क्योंकि 12 अनुसूचियों को। और सबसे बड़ी चीज़ कि जिन लोगों को हमारा मतलब कि जो वीडियो का प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा होगा, जो लोग पॉलिटिक्स पढ़ रहे होंगे मेरा, तो अगर उनको प्लेलिस्ट नहीं, तो हमारे वीडियो अगर आपने सीधे करके मोबाइल देख रहे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है। नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो उसमें हमारा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिस पर नाम लिखा रहेगा, जो नीचे डिस्क्रिप्शन नाम लिखा रहता है उसमें जाएंगे और उसमें आपको मिल जाएगा पूरा। ठीक है, तो प्लेलिस्ट मेरा पूरा मिल जाएगा और उसमें जो पॉलिटिक्स से संबंधित जितने भी क्लासेज लिए गए हैं पूरे आपके सामने आ जाएंगे खुल के। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारी जो 12 अनुसूचियाँ हैं, इन 12 अनुसूचियों में से हम लोग सभी अनुसूचियों को याद करेंगे आज। तो हमारी जो 12 अनुसूचियाँ हैं, इनमें से प्रथम अनुसूची जो है, इनमें संघ एवं राज्यों का उल्लेख किया गया है। इनमें बताया गया है कि हमारा भारत जो है वो क्या है, एक संघ है। मैंने संघ के बारे में बहुत बार बताया, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। इंग्लिश में कहते हैं यूनियन। हमारा भारत यूनियन है, न कि फेडरल है। दोनों का मीनिंग एक ही होता है, यूनियन और फेडरल दोनों का मतलब हिंदी में एक ही होता है, संघ। दोनों को हिंदी में क्या कहते हैं? संघ कहते हैं। अमेरिका एक फेडरल कंट्री है, लेकिन भारत हमारा यूनियन का और फेडरल में क्या अंतर है भाई? फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे हमारा भारत है, हमारा भारत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है। तो यहाँ पे जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, इनमें से किसी को भी अलग होने का अधिकार नहीं है। इसे कहते हैं यूनियन, संघ। केंद्र और राज्य सरकार दोनों होते हैं, लेकिन राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं होता। ऐसे देश को हम लोग कहते हैं कि वो यूनियन है। लेकिन अमेरिका जो है वो 50 राज्यों से मिलकर बना है, वो राज्य, और वहाँ पर केंद्र सरकार भी है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों, तो संघ तो है वो, लेकिन वहाँ पर राज्यों को अधिकार है कि वो राज्य क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। जब चाहे तब केंद्र से क्या हो सकते हैं, अलग होकर के अपना एक नया देश बना सकते हैं, जिसे कहते हैं फेडरल। तो फेडरल और यूनियन। तो हमारे प्रथम अनुसूची में लिखा गया है कि भारत हमारा एक यूनियन है। भारत क्या है? हमारा एक यूनियन है। और इसमें राज्यों का उल्लेख किया गया है कि कौन कौन से राज्य हमारे यहाँ है। कुल कितने राज्य है? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। बहुत लोगों को लग रहा होगा सर जी को नहीं पता कि 9 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश है। तो नहीं, याद रखना कि जम्मू कश्मीर टूट करके जब 2 केंद्र शासित प्रदेश बने तो 29 से 28 राज्य हो गए, 2 बढ़ गए तो 7 2 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। लेकिन जो दमन दीव और दादर नागर हवेली 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश होते थे, अब वो जुड़ करके एक हो गए, तो टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये बात याद रखना। तो संघ एवं राज्यों का उल्लेख किया गया है प्रथम अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में क्या है? बड़े पदाधिकारियों के वेतन भत्ते के पेंशन के बारे में बात की गई है। बड़े पदाधिकारी कौन हो गए? जैसे कि बताया गया है कि लोकसभा अध्यक्ष जिसे कहते हैं, यानी कि स्पीकर बोला जाता है, जिसे पीएम स्पीकर बोला जाता है, लोकसभा स्पीकर। और जैसे कि उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद, इन सब के जो बड़े बड़े पदाधिकारी हमारे देश में हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, इन सभी जजों के बारे में जो उनके वेतन भत्ते पेंशन से संबंधित जितने भी प्रावधान है, वो द्वितीय अनुसूची में उसका प्रयोग किया गया, मतलब उसका उल्लेख किया गया द्वितीय अनुसूची में। तीसरा में क्या है? बड़े पदाधिकारियों के शपथ का वर्णन किया गया। अच्छा, एक चीज इसके बारे में याद रखना, क्योंकि आईएएस में क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से किन किन व्यक्तियों को या किस व्यक्ति को अनुसूची 2 के तहत वेतन नहीं दिया जाता। तो उसमें एक ऑप्शन लिखा था, ऑप्शन में राष्ट्रपति था। तो जब भी याद रखना कि राष्ट्रपति जब भी दे देगा कि अनुसूची 2 के तहत जिसको वेतन नहीं दिया जाता, तो उसमें राष्ट्रपति दिया रहेगा, तो इसका मतलब है कि उसको अनुसूची 2 के तहत वेतन नहीं दिया जाता है। क्योंकि राष्ट्रपति को जो वेतन भत्ते शपथ ये सब जो वेतन नहीं, शपथ, जो शपथ दिलाए जाते हैं राष्ट्रपति को, तीसरा वाला जो शपथ दिलाए जाते हैं, वो अनुसूची 3 के तहत नहीं दिलाया जाता है, अनुसूची 61 के तहत उनको शपथ दिलाया जाता है। सॉरी, मैंने यहाँ पे थोड़ा इसमें बता दिया। तो वेतन भत्ते से तो ठीक है, अनुसूची 2 के तहत होता है, लेकिन जो शपथ दिलाए जाते हैं, जैसे कि लोकसभा अध्यक्ष को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को जो शपथ दिलाए जाते हैं, वो तृतीय अनुसूची के तहत दिलाया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति को अनुसूची तृतीय के तहत शपथ नहीं दिलाया जाता, बल्कि इसको अनुच्छेद 61
52 इस सब के तहत दिलाया जाता है। ठीक है, इसका ट्रिक हम बता रहे हैं कि कैसे याद करने का ट्रिक है। फिर है चौथी अनुसूची में दिया है कि राज्यसभा का सीटों का वर्णन किया गया है। राज्यसभा कौन होता है भाई, तो हमने बताया था कि हमारा जो संसद है, संसद के 3 अंग होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा और एक होता है राष्ट्रपति। तो जो राज्यसभा है, जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए संसद में जो भेजा जाते हैं उन्हें कहते हैं राज्यसभा के सदस्य कहे जाते हैं। तो उन राज्यसभा के सदस्यों को सीटों का बंटवारा कैसे किया गया है, इसका वर्णन किस अनुसूची में किया गया है, तो अनुसूची 4 में। ठीक है, फिर पांचवी अनुसूची जो है, इसमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के विषय में विशेष प्रावधान किया गया है। उनके विशेष प्रावधान मतलब उनका प्रशासन कैसा होगा अनुसूचित जाति जनजातियों का, और उनका नियंत्रण कैसे किया जाएगा, ये अनुसूची 5वीं में है। अनुसूचित जनजाति किसे कहते हैं भाई, जो एससी होते हैं, एससी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट को कहते हैं अनुसूचित जाति, और शेड्यूल ट्राइब्स को कहते हैं अनुसूचित जनजाति। तो इनके लिए इनका प्रशासन कैसा होगा और इनका नियंत्रण कैसे किया जाएगा, ये अनुसूची 5वीं। जब हम अनुच्छेद पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में समझाएंगे हम कि कैसे इनका प्रावधान होता है। फिर 6वीं अनुसूची है, तो 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति के लिए विशेष प्रावधान है। विशेष प्रावधान अगर पूछा जाए कि जो 4 स्पेशल राज्य हैं जहां पर जनजातियों के लिए विशेष प्रकार का प्रावधान किया गया है, तो वो कौन है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो इसका ये ट्रिक होता है TAMM मतलब त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम, इस तरीके से याद करते हैं। अब मैं 6 अनुसूची को याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ। 6 अनुसूची को याद करने का ट्रिक होता है स्पोर्ट्स मतलब यस से हो जाएगा संघ, यस से मतलब संघ, संघ का पूछा जाएगा संघ और राज्यों का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो अनुसूची 1 में। पी से क्या होता है, पी से होता है पेमेंट मतलब भुगतान, पी से क्या होता है, पेमेंट मतलब भुगतान। अगर पूछा जाए कि उच्च पदाधिकारियों के वेतन की किस अनुसूची में उल्लेख किया गया है, तो दूसरी अनुसूची में पेमेंट। ओ से क्या होता है, ओथ मतलब होता है शपथ, ओथ मतलब क्या होता है, शपथ होता है। तो इसका मतलब अगर पूछा जाए कि उच्च पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो स्पोर्ट में ओ से ओथ से मतलब तीसरी अनुसूची में उसका उल्लेख है। फिर आर से होता है राज्यसभा, आर से क्या होता है, राज्यसभा। मैं बस सिर्फ एक याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ। तो पूछा जाए कि राज्यसभा के सीटों का बंटवारा किस अनुसूची के तहत आता है, तो वो 4थी अनुसूची के तहत आता है। फिर टी से होता है ट्राइब्स मतलब क्या होता है, ट्राइब्स से मतलब होता है जनजाति, ट्राइब्स का मतलब क्या होता है, जनजाति। तो इसका मतलब अगर पूछा जाए कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है अनुसूची में, तो 5वीं अनुसूची में किया गया है। फिर आता है यस से क्या होता है, स्पेशल, यस से क्या होता है, स्पेशल स्टेट्स। वो कौन 4 विशेष राज्य है जहां पर अनुसूचित जनजातियों के लिए अनुसूचित जाति और जनजातियों की क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान है, तो अनुसूची 6 में है। वो किस अनुसूची में, अनुसूची 6 में। तो ये 6 अनुसूचियाँ आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, मैंने ये स्पोर्ट्स अगर ये याद रहे तो आपको अनुसूचियाँ 6 तो ऐसे याद हो गए। अब 6 हमको याद करना है, तो वो 6 हम बता देते हैं कि किस प्रकार से 6 याद होंगी। ठीक है, तो एक बार थोड़ा मिटा लेते नीचे का, तो फिर समझाते हैं आगे। तो देखिए हमने 6 अनुसूचियों को याद कर लिया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे 7वीं अनुसूची। हमारी जो 7वीं अनुसूची है, इसमें बताया गया है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब ये सूचियाँ क्या, ये बहुत ही नहीं समझ में आता। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए हमारे देश में केंद्र सरकार जिस पर कानून बनाती है उसे कहते हैं केंद्रीय सूची या संघ सूची। क्या बोलते हैं, केंद्र सरकार जिस पर अपना कानून बना सकती है, यानी कि ऐसे ऐसे कार्य जो केंद्र सरकार कर सकती है, उसको हम लोग कहते हैं संघ सूची। उसे क्या कहते हैं, संघ सूची। यानी कि इनमें कुल टोटल अभी कितने विषय हैं, 100 विषय हैं। ये जो 100 विषय लिखे गए हैं संघ सूची, यानी कि केंद्र सरकार कौन कौन से कार्य कर सकती है, अगर ये आपको जानना है तो हमारे इंटरनेट पर उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध है कि संघ सूची के विषय निकल कर देख लीजिए। इसमें 100 विषय दिए गए, इस पर केंद्र सरकार नियम कानून बना सकती है। दूसरा है राज्य सरकार जो जिन चीज़ों पे कानून बना सकती है उसे कहते हैं राज्य सूची। उसे क्या कहते हैं, राज्य सूची। और राज्य सरकार को ऐसे कुल कितने कार्य दिए गए हैं, 61 कार्य दिए गए हैं। 61 विषयों पर कानून कौन बना सकता है, राज्य सरकार कानून बना सकता है। शुरुआत में केंद्र सरकार के पास कितने कार्य थे, 97 थे। जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उस वक्त जो केंद्र सूची थी उसमें कुल टोटल विषय थे 97, वो बढ़ाकर कितने 3 हो गए, 100 हो गए। और जो राज्य सरकार है इस वक्त वर्तमान में राज्य सरकार 61 विषयों पर अपना कानून बना सकती है। जब संविधान लागू हुआ था तो कितने थे, 66 थे। ये पूछता है बहुत बार कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो राज्य सूची में कुल कितने विषय थे, 66।
और केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों जिस पर कानून बना सकती है उसे हम लोग कहते हैं समवर्ती सूची। क्या बोलते हैं? समवर्ती सूची। हिंदी में कहते हैं कंकरेंट लिस्ट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? कंकरेंट। इसे कहते हैं यूनियन लिस्ट बोलते हैं। संघ सूची को यूनियन लिस्ट बोलते हैं, राज्य सूची को स्टेट लिस्ट बोलते हैं, समवर्ती सूची को बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। इसमें कुल टोटल है अभी वर्तमान में 52 है, पहले कितने थे? 47 थे। तो 5 विषय राज्य सूची में से जो घटाए गए, यानी कि स्टेट लिस्ट में से 66 से जो 5 घटाए गए उनको किस में जोड़ दिया गया? समवर्ती सूची में। पहले 47 थे, अब कितने हो गए? 52। तो वही 5 इसमें से निकाल के इनमें जोड़ दिया गया। वो पाँचों विषय कौन कौन थे जिन इनमें जोड़ा गया? तो वो 5 विषय थे। शिक्षा, शिक्षा पर पहले सिर्फ कौन कानून बना सकता था? राज्य सरकार बना सकता था, लेकिन अब समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया है। तो इसका मतलब शिक्षा पर केंद्र सरकार भी कानून बनाती है और राज्य सरकार भी कानून बनाती है। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? पहले ये सिर्फ जो शिक्षा का अधिकार था, शिक्षा से संबंधित जो कानून था, केवल राज्य सरकार बना सकती थी। लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जब इंदिरा गांधी हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर थी, 42वां संविधान संशोधन 1976, हर एक शब्द याद रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में इस शिक्षा के अधिकार को, जो शिक्षा पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का था, उसको निकाल करके इंदिरा गांधी ने किस में रख दिया? समवर्ती सूची में। अब केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी। इसी प्रकार से वन और वन्य जीव, यानी वन और वन्य जीवों का संरक्षण, इस पर जो कानून बनाने का अधिकार पहले केवल राज्य सरकार का था, लेकिन अब वन और वन्य जीव से संबंधित जो भी नियम कानून बनाने का अधिकार है, अब वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बना सकते हैं, क्योंकि अब ये किस में आ गया है? समवर्ती सूची में आ गया। फिर नाप तौल, नाप तौल से संबंधित जितने भी अधिकार थे केवल किसके पास थे? पहले राज्य सरकार के थे, लेकिन अब ये किस में आ गए? समवर्ती सूची में। दोनों। न्याय प्रशासन, न्याय प्रशासन का मतलब होता है कि जो हमारे यहाँ लोक अदालतें होती हैं, हर जिला में जो कचहरी होता है, वहाँ का जो प्रशासन होता था पहले राज्य सरकार के हाथ में होता था, लेकिन अब वह समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते हैं। फिर स्वास्थ्य, स्वास्थ्य पहले केवल किसके हाथ में आता था? पहले केवल केंद्र सरकार और राज्य सरकार के हाथ में था, लेकिन अब ये किस में आ गया है? अब समवर्ती सूची में आ गया है। अब इस पर दोनों कानून बना सकते हैं। एक मिनट, मुझे लगता है इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। स्वास्थ्य शायद जीवन जीने का ना, तो यहाँ पर स्वास्थ्य नहीं है भाई, गलती से हो गया है। यहाँ पर होगा जीवन जीने का, जीवन जीने पर विषय, जीवन जीने पर। इस पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसको दे दिया गया है? अब समवर्ती सूची में कर दिया। मतलब जीवन जीने से संबंधित जो भी कानून है अब कौन बना सकता है उस पर? अब दोनों बना सकते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है, ये याद रखना। स्वास्थ्य किससे का विषय है? राज्य सूची का। फिर अब आते हैं 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। तो ये बात समझ में आई, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची कैसे कहते हैं? केंद्र सूची का मतलब जिस पर कानून कौन बना सकता है? केंद्र सरकार। राज्य सूची में जितने विषय दिए गए इस पर कौन अधिकार बनाता है? राज्य सरकार। और समवर्ती सूची मतलब इस पर दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में हमारे देश में जो भाषाएं हैं, हमारे देश में कुल कितनी भाषाएं तो ऐसी बहुत बोली जाती है, सैकड़ों में बोली जाती हैं, लेकिन हमारे संविधान में कुल टोटल कितनी भाषाएं लिखी गई हैं? 8वीं अनुसूची में कुल टोटल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त होने का मतलब क्या है कि आप इन 22 भाषाओं के आधार पर जाकर के संसद में क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं। इन 22 भाषाओं के आधार पर संसद में जाकर के अब आप बोल सकते हैं, उसे कहते हैं अनुसूचित। मतलब कि ऐसी भाषाएं जिनके आधार पर आप काम कर सकते हैं, ऑफिशियल काम किया जा सकता है, इसे कहते हैं 22 भाषाएं। वर्तमान में हमारे संविधान में कुल 8वीं अनुसूची के तहत 22 भाषाएं हैं, जबकि जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उस वक्त हमारे देश में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी 8वीं अनुसूची में? तो कुल टोटल 14 भाषाएं थी, टोटल 14 भाषाएं थी। और 2003 में इनमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। 92वां संविधान संशोधन 2003 में 4 नए भाषाओं को जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। अभी हाल ही में एक PCS का एग्जाम हुआ था, उसमें गलत दिया था, उसमें दिया था ये चारों ऑप्शन दिया था, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसी इनमें से भाषाएं जो 8वीं अनुसूची में नहीं है, तो 4 के चारों ऑप्शन दिया था और 4 के चारों 8वीं अनुसूचियाँ में थी। तो क्वेश्चन खारिज हो जाएगा, ये गलत है, लेकिन PCS वाले ने दिया था। कभी कभी समझ में नहीं आता ये लोग गलत करके क्या करना चाहते हैं, गलत करके हाई कोर्ट भेजते हैं पैसा कमाने के लिए। हमारे यहाँ की सरकार बड़ी बेईमान हो गई है। चलिए फिर आते हैं, तो हमारे अगर इतनी 8वीं अनुसूचियाँ याद रखना कि जब हमारा 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, तो मूल रूप से 8 अनुसूचियाँ ही थी। कितनी अनुसूचियाँ थी?
8 अनुसूचियाँ थी हमारे। अगर पूछा जाए कि 26 जनवरी 1950 के दिन हमारे संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी, तो उस वक्त हमारे देश में अनुसूचियाँ 8 ही थी। मूल रूप से कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ? 12। अब अनुसूचियाँ वो 12 कौन कौन सी हैं? तो 1951 में हमारे देश में पहला संविधान संशोधन हुआ था। संविधान संशोधन का मतलब भाई जो संविधान बनने को तो बन गया, लेकिन उस संविधान में बदलाव किया जा सकता है ना, तो उस संविधान में जो बदलाव किया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं संविधान संशोधन। क्या बोलते हैं उसे? संविधान संशोधन। तो ये 8 अनुसूचियाँ थी, एक अनुसूची और बढ़ाई गई। पहली ही संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन? पहला संविधान संशोधन 1951। सोचो, हमारे देश का संविधान लागू हुआ 1950 में और 1951 में ही पहला संशोधन हो गया, भूमि सुधार से संबंधित था। भूमि सुधार का मतलब हमारे देश में भूमि, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ तो बहुत लोगों के पास बहुत अधिक भूमि थी, बहुत अधिक भूमि थी भाई। जो उच्च वर्ग के लोग थे उनके पास अधिक भूमि थी, तो उनकी भूमि को छीनना था और देश में समतलीकरण करना था, यानी सभी को भूमि का बंटवारा करना था। तो नेहरू साहब ने एक नई अनुसूची बनाई थी जिसे कहते हैं अनुसूची 9। पहले ही संविधान संशोधन में जोड़ा गया था और उसमें से बहुत से लोगों की भूमि ज़बरदस्ती छीनी गई थी। तो वो था, तो भूमि सुधार से संबंधित पूछा जाए कि किस अनुसूची में उल्लेख है, तो अनुसूची 9वीं में इसका उल्लेख है। ये बहुत लंबी है अनुसूची 9 जो है ना, ये इसमें प्रावधान बहुत है, बहुत लंबा अनुसूची है। हम लोग देखेंगे वो आगे जब पढ़ेंगे अनुच्छेदों का तब। और 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में। इसमें दल बदल का कानून का प्रावधान किया गया है। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था जब इंदिरा गांधी हमारे देश में मरी थी 1984 में, 31 अक्टूबर 1984 को। तो उनकी जगह उनका पुत्र राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने थे 1985 में। तो उस वक्त होता क्या था कि कोई व्यक्ति जो था वो चुनाव जीता बीजेपी से, कोई जीता चुनाव कांग्रेस से, कोई सपा से, कोई बसपा से, अलग अलग पार्टी से चुनाव जीतते थे। और उस वक्त जो विधायक या सांसद बन जाते थे उनके बड़े क्या होते थे? पैसे की मांग करते थे। जो मंत्री बन गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया, उनसे कहा कि देखो भाई हमको इतने करोड़ रुपए चाहिए, अगर आप इतने पैसे नहीं देंगे तो हम लोग पार्टी छोड़कर किस में चले जाएंगे? बीजेपी में चले जाएंगे। अब बीजेपी में चले जाएंगे तो हमको बीजेपी में वो प्रधानमंत्री बनेगा तो इतना पैसा मिलेगा या वो मंत्री पद मिल जाएगा, तो ऐसे में आपकी सरकार गिर जाएगी। तो ऐसे में जो सरकार कार्य कर रही होती थी वो सरकार डरती रहती थी कि भाई हमारे विधायक सांसद कब न छोड़ करके क्या हो जाए, पार्टी भाग जाए। और सरकार जैसे ही विधायक सांसद भाग जाएंगे तो इसका मतलब सरकार गिर जाएगी। अब सरकार जिस कार्य को करने के लिए आई थी वो तो कार्य कर ही नहीं पाती थी। इसलिए हमारे देश में राजीव गांधी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने दल बदल कानून लेकर आया कि अब कोई व्यक्ति अगर अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है तो उसकी सदस्यता, यानी कि जो पद वो जो चुनाव जीत कर आया है वो चुनाव क्या हो जाएगा? खारिज कर दिया जाएगा। इसी को कहते हैं दल बदल कानून का प्रावधान किया गया था 1985 में राजीव गांधी के द्वारा। ठीक है, लेकिन 2/3 सदस्य अगर किसी पार्टी के चाहे तो वो चाहेंगे तो उनकी सदस्यता नहीं रद्द होगी, मतलब 2/3 सदस्य एक साथ चले जाए तो। फिर आता है 11वीं अनुसूची। ये 73वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची है, 73वां संविधान संशोधन था, 1993 में जोड़ा गया था। ऐसे संशोधन हुआ था 1992 में, लेकिन राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर किए थे 24 अप्रैल 1993 को। ये पीसीएस में क्वेश्चन पूछा था कि जो 73वां संविधान संशोधन है ये कब लागू किया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन 1993 में लागू किया गया था 24 अप्रैल को। और उस दिन हमारे देश में 1993 से पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। पंचायती राज व्यवस्था का मतलब क्या होता है भैया? जो गाँव में जो चुनाव होता है ना, जिला पंचायत का, ब्लॉक प्रमुख का, फिर होता है ग्राम प्रधान का, ये जो चुनाव होते हैं इसी को कहते हैं पंचायती राज व्यवस्था। तो ये हमारे देश में लागू हुआ था 1993 से। ठीक है, इसे कहते हैं पंचायती राज व्यवस्था। और 24 अप्रैल को लागू हुआ था, इसलिए हमारे देश में 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और एक चीज़ इसमें याद रखना कि अगर आपसे पूछा जाए कि पंचायती राज जो व्यवस्था है इसमें ग्रामीण क्षेत्रों को कितने कार्य दिए गए हैं, मतलब कितने विषय दिए हैं राज्य सरकार ने, तो 29 विषय। 29 विषय पूछे जाते हैं ये कि 11वीं अनुसूची के तहत ग्राम पंचायतों को कितने विषय दिए गए हैं, तो वो विषय दिए गए हैं 29 विषय दिए गए हैं। फिर उसके बाद 73वां के बाद 74वां संविधान संशोधन हुआ 1993 में ही ये हुआ। इस पर राष्ट्रपति ने उसी साल लागू किया। 12वीं अनुसूची, इसमें नगर प्रशासन से संबंधित बातें की गई। नगर जैसे ग्राम में कहने कहा कि जैसे ग्राम में क्या होता है, ग्राम में होता है ग्राम पंचायत जिसे कहते हैं प्रधान पंचायत, फिर होता है पंचायत समिति, होता है पंचायत जिसे कहते हैं बीडीसी ब्लॉक प्रमुख, पंचायत समिति होता है,
फिर तीसरा होता है जिला पंचायत। ये 3 पद 3 स्तर पे चुनाव होते हैं। जिला पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव होता है ना, पंचायत वाला। इसी प्रकार से जो नगर प्रशासन होता है वो भी त्रिस्तरीय होता है, लेकिन सभी जगह त्रिस्तरीय नहीं होता। उसमें पहला होता है नगर निगम होता है, नगर निगम नहीं, नगर पंचायत, फिर नगर निगम सबसे छोटा होता है भाई, नगर निगम, नगर पंचायत, फिर नगर महापालिका। कौन होता है? नगर महापालिका। इस प्रकार से चुनाव होते हैं नगरों में। तो ये जो नगरों के लिए त्रिस्तरीय चुनाव की व्यवस्था थी वो 74वां संविधान संशोधन 1973 में लागू किया गया था, 1993 में लागू किया गया था। इनको कितने विषय दिए गए हैं? तो इनको कुल टोटल 18 विषय दिए गए हैं, जबकि ग्राम पंचायत के लिए कितने विषय दिए गए हैं? तो कुल 29 विषय दिए गए हैं। ये हम लोग आज 12 अनुसूचियों को पढ़ लिए हैं, और ये अनुसूची जिस तरीके से मैंने बताया है इस तरीके से आप याद करें। और कुछ बातें जो इसमें है, तो जब हम मिसलेनियस करवाएंगे या जब MCQ कराएंगे तो एक बार तो ऐसे पढ़ लेते हैं हम लोग, फिर एक बार इसका जब MCQ करवाएंगे हम सभी चैप्टर्स का, तो उसमें रिवीजन हो जाएगा। तो जो बातें छूटी गई होंगी MCQ के थ्रू कंप्लीट हो जाएगा। तो बस करते हैं आज इतना ही, और वीडियो को भाई सब लोग सब्सक्राइब करते रहे और लाइक करते रहे और शेयर भी करें। सभी को धन्यवाद और गुड नाइट।